तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। आज हम पढ़ने वाले मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। स्टूडेंट, जिस तरीके से हमारे शरीर में लंग्स सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में लंग्स के अलावा जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मांसपेशियों की सहायता से ही जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया सिर्फ लंग्स पर ही डिपेंड नहीं है। लंग्स के अलावा जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं बेटा, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प करती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, बड़े ही छोटे टॉपिक में, बड़े ही कम टाइम में इसको अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ते हैं बेटा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन की पेशियां। तो देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जस्ट इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बेटा दो तरह से कंप्लीट होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना और एक्सपायरेशन का मतलब सांस छोड़ना। तो मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द मसल नोन एज रेस्पिरेटरी मसल्स। मतलब ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है, वो श्वसन की जो पेशियां हैं, श्वसन की जो मांसपेशियां हैं, इनको हम रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं, उन्हीं के द्वारा ये कंप्लीटली प्रोसेस होती है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी मसल्स का क्लासिफिकेशन, तो इसमें बेटा प्राइमरी और एसेसरी, ये आपका क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्राइमरी मसल्स जो कि मुख्य मसल्स हैं बेटा, जिसमें क्या क्या आता है, नंबर 1 पे आता है डायफ्राम और नंबर 2 पे आती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या क्या आता है, प्राइमरी मसल याद रख रही है, प्राइमरी मसल डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझ में आ गई बात। अब असेसरी जो मसल्स हैं बेटा, सहायक जो मसल्स हैं, वो कौन कौन सी है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्क्लेनियस मसल और पेक्टोरेलिस माइनर मसल। तो पहले याद करो फटाफट से, प्राइमरी और असेसरी मसल। प्राइमरी मसल डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और असेसरी मसल में आती है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्केलनेस मसल और पेक्टोरेलिस माइनर मसल। समझ में आ गई बेटा। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इन मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है बेटा, ये डोम शेप मसल होती है। ये एक डोम मतलब गुम्मद के आकार की एक पेशी है जो बक्ष और उदर गुहा को अलग करती है। मतलब डायफ्राम एक ऐसी मसल है, डायफ्राम एक ऐसी मसल है बेटा, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है। डायफ्राम इज द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर, क्या है बेटा, ये एक मेजर रेस्पिरेटरी मसल है, मेजर रेस्पिरेटरी मसल है। मतलब सबसे मुख्य, सबसे मेन, सबसे मुख्य, सबसे मेन मसल होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और इस डायफ्राम का काम एक और है, ये थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों के बीच में डिवीजन का काम करती है, दोनों को आपस में बांटने का काम करती है। समझ में आ गई बात। चलिए, इट इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। यह श्वास लेने के लिए मुख्य पेशी है। इट कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम एंड ड्रॉ एयर इन। मतलब इस ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब इसमें संकुचन होता है बेटा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखना, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी एयर इन यानी अंदर जाती है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते समय हमने क्या पढ़ा, इससे पहले लेक्चर में क्या समझा कि जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो डायफ्राम जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड गति करती है, जिससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज लंबाई में बढ़ता है, जिसके कारण जो जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, वो क्या होता है बेटा, एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। तो इन्वायरमेंट से हवा अंदर जाती है, इन्वायरमेंट यानी वातावरण से हवा अंदर आती है। तो इसका जो संकुचन है, मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसी से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ता है और वायु को अंदर खींचता है। मतलब जो एयर है, जो रेस्पिरेटरी एयर है, मतलब ऑक्सीजन है बेटा, वो अंदर की तरफ जाती है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात आती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या वाया इंटरकोस्टल पेशियां। इनका काम क्या होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। याद रखना, जैसे ये क्या हो गई बेटा, समझो ध्यान से, ये क्या बना दिया मैंने, स्टर्नम। ये क्या बना दिया मैंने, स्टर्नम बना दिया है ना। और स्टर्नम से क्या होती है बेटा, रिब्स, हमारी पेशियां अटैच होती हैं। इनसे क्या अटैच होती है बेटा, पेशियां, दोनों की तरफ, दोनों ही तरफ बेटा पेशियां अटैच होती हैं। इन पेशियों के बीच में यानी एक पेशी, ये जो
रिप्स होती है ना, रिप्स, पसलियां, ये जो रिप्स होती है ना बेटा पसलियां, इन पसलियों के बीच में याद रखना, इन पसलियों के बीच में यहाँ पर, इन पसलियों के बीच में देखो यहाँ पर जो मैं क्रॉस, जो क्रॉस बना रहा हूँ, इन पसलियों के बीच में जो मैं एक क्रॉस बना रहा हूँ, यहाँ पर होती है इंटरकोस्टल मसल। क्या होती है बेटा? एक इंटरकोस्टल मसल। समझ में आ गई? ये पसलियों के बीच में स्थित होती हैं एंड इनका काम क्या है? एलिवेट रिप्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। जब सांस लेते हैं हम, जब सांस लेने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब इनहेलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उस समय सांस लेने के दौरान ये पसलियों को ऊपर उठाती हैं। ये क्या करती हैं बेटा? पसलियों को ऊपर उठाती हैं। अगला, इट हेल्प एक्सपेंड द थोरेसिक कैविटी, यानी जो वक्षीय गुहा है मतलब थोरेसिक कैविटी है उसको फैलाने में मदद करती है बेटा, फैलाने में मदद करती है, यानी साइज इंक्रीज होगा। जब साइज बढ़ेगा तभी तो एयर एंट्री होगी, जब साइज बढ़ेगा बेटा जब तो एयर एंट्री होगी, और जब एयर की एंट्री होगी तो उसकी वजह से ही सांस जो है अंदर जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए उसके बाद में फिर अगली आती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मतलब आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियां। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोकेटेड डीप टू दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मतलब बाह्य इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उन्हीं के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। एड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब ये किसमें हेल्प करती है? बलपूर्वक श्वास छोड़ने में सहायक होती है ये। यानी होता क्या है, जब हम सांस ले रहे हैं, जैसे नॉर्मल सांस हम ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ दिया, लेकिन हम जब प्रेशर के साथ में सांस छोड़ते हैं, जब बलपूर्वक हम सांस छोड़ते हैं, तो उसमें हेल्प करती है ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ में आ गई बात? पुल रिप्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इनका काम क्या होता है बेटा? ये पसलियों को नीचे और अंदर की तरफ खींचती हैं, पसलियों को नीचे और अंदर की तरफ खींचती हैं। अगली आती है असेसरी मसल, कुछ सहायक पेशी, वो तो थी मेन मसल्स जिनके बिना रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुछ सहायक पेशियां भी हैं जिनके द्वारा ही रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है, जैसे स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल। तो ये क्या करती है बेटा? इट राइजेस द स्टर्नम, इसका काम क्या है? राइजेस द स्टर्नम, स्टर्नम को उठाने का काम करती है, स्टर्नम को ऊपर उठाने का काम करती है। एक है स्केलनेस मसल, कौन सी? स्केलनेस मसल। स्केलनेस मसल क्या करती है? एलिवेट फर्स्ट टू रिप्स, याद रखना पहली दो जो पसलियां होती हैं, पहली दो पसलियों को ऊपर उठाने का काम करती हैं। अगली है पेक्टोरेलिस माइनर मसल, मसल का नाम है बेटा पेक्टोरेलिस माइनर। ये क्या करती है? असिस्ट इन डीप इंस्पायरेशन, मतलब ये गहरी सांस में सहायता करती है। जब हम कोई व्यक्ति गहरी सांस ले, जैसे नॉर्मल हो गई, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेते समय पेक्टोरेलिस माइनर जो मांसपेशी है वो सहायता करती है, हेल्प करती है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में नेक्स्ट मसल ऑफ एक्सप्रेशन। अभी तक हमने पढ़ा सांस लेने वाली मसल, अब हम पढ़ेंगे श्वास को छोड़ने वाली पेशियां या मांसपेशियां। तो नॉर्मली जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो एक निष्क्रिय है, मतलब पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अगर हम बात करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, जब हम सांस तेजी के साथ में छोड़ें, तो कुछ मसल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं, जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोनेलिस मसल, एब्डोमिनल मसल, जैसे कि जिनका नाम है रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, है ना? ये क्या करती है? जब हम बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं तो उस समय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल की जो मसल है रेक्टस मसल और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये हेल्प करती है बेटा सांस छोड़ने में। समझ में आ गई बात? अगर हम अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की या इसके कार्य की, अगर हम इसके फंक्शन या कार्य की बात करें तो इसमें इंस्पायरेशन का जो फंक्शन है वो पहले, सबसे पहले इंस्पायरेशन होता है। जो मांसपेशियों के कार्य हैं, जो मांसपेशियों की बेटा फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में कौन हेल्प करता है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, याद रखना डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल श्वास लेने में हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ने में, तो सांस छोड़ने में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल हेल्प करती है। ठीक है, उधर की जो मांसपेशियां थी जो रेक्टस और ऑब्लिक के नाम से थी, और असेसरी मसल जो होती हैं जो कि सहायक पेशियां हैं वो हमें हेल्प करती हैं डीप ब्रीथिंग, यानी गहरी सांस लेने में मदद करती हैं, गहरी सांस लेने में मदद करती हैं। समझ में आ गई बात? अब बात आती है बेटा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, अब बात आ रही है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। अगर हम बात करें तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम पैरालिसिस कॉज ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी, यानी अगर हम नैदानिक महत्व की बात करें, अगर किसी पेशेंट के अंदर डायफ्राम में अगर पैरालिसिस हो गई तो उसको सांस लेने में बेटा डिफिकल्टी होगी, यानी डायफ्राम पैरालिसिस कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डायफ्राम का पक्षाघात श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न करता है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना। दूसरा, अगर हम क्लिनिकली देखें तो वीक इंटरकोस्टल मसल रिड्यूस द वेंटिलेशन एफिशिएंसी, अगर किसी व्यक्ति की इंटरकोस्टल मसल में कमजोरी आ जाए, यदि वो कमजोर हो जाए तो वेंटिलेशन की क्षमता घटती है, मतलब सांस लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है।
तीसरा पॉइंट, रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग इंप्रूव द ब्रीथिंग इन पेशेंट विद सीओपीडी। मतलब सीओपीडी के जो रोगी हैं उनमें श्वसन पेशियां प्रशिक्षण श्वास को सुधारता है। मतलब सीओपीडी के मरीज को अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएं बेटा, अगर सीओपीडी के पेशेंट को हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएं तो वो हमें सांस लेने में बेटा मदद करता है। वो हमारी जो सांस की प्रोसेस है, जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, वो उसको एफिशिएंट करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अब बात आती है इस पूरे जो टॉपिक है, जो ब्रीथिंग की जो मसल्स हैं उनका एक हम समरी बात कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आर एसेंशियल फॉर वेंटिलेशन, यानी श्वसन की जो पेशियां हैं वो वेंटिलेशन की आवश्यक होती हैं, याद रखना पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, डायफ्राम इज द मेन मसल यानी डायफ्राम एक मुख्य पेशी है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और असेसरी मसल असिस्ट ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। और जो सहायक पेशियां होती हैं वो बलपूर्वक श्वसन करने में हमें मदद करती है। समझ में आ गई बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। लेकिन बेटा जो आप वीडियो देख रहे हो, यदि आपको ये समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर हो रही है, तो उसको बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके लिए जो फाइनल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब फर्स्ट जो आपकी यूनिट है बेटा, फर्स्ट यूनिट से लेकर के लास्ट यूनिट तक बिल्कुल कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे मैं आपको बेटा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए, उन मेहनती विद्यार्थियों के लिए है जो अपने एग्जाम में बेटा अच्छे से अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़ना चाहते हैं बेटा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से प्रॉपर तरीके से कोई कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉपर तरीके से उनके कॉलेज में या तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या उनका कोई ऐसा इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, और हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से जिसने हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा हो किसी विद्यार्थी ने, तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही हो। लेकिन उनके लिए मिनी अटेम्प्ट क्लासेस हमेशा बेटा तैयार है, हमेशा आपके लिए खड़ा है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जिनको आप जानते हो, जो सच में मेहनत करना चाहते हो, जो सच में पढ़ते हो, उनके लिए बेटा आप छोटी सी कोशिश, छोटा सा एक प्रयास ये करिए कि आप इस वीडियो को पूरे के पूरे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को बेटा शेयर करो, उनके पास तक पहुंचाओ, जिससे उनको ये फायदा हो। ठीक है बेटा? बस मेरी से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस यही है कि मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को प्रत्येक उस विद्यार्थी तक, उस बच्चे तक आप पहुंचाइए जिसको सच में पढ़ाई करनी है, जिसको सच में ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मास्टर बनना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक अच्छे परसेंट के साथ में बेटा यूनिवर्सिटी में टॉप करना है। तो उसके लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस में मैं आपका डॉक्टर सौरभ शर्मा, मैं आपको बहुत ईजी वे में, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश, समझाने का प्रयास आपको पर डे बेटा मैं कर रहा हूँ रेगुलर क्लासेस के साथ में। और 100% आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम जो है जनवरी में होने वाले हैं, उससे पहले मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर बेटा कमेंट जरूर करें, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, और वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।